नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत होती है और सबसे बड़ा दुख उस पर लगा एक झूठा लांछन। गांव की सीधी साधी स्त्री जिसे उसकी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन एक दिन उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया गया। कोई सबूत नहीं, बस लोगों की बातें, और वही बातें उसके खिलाफ फैल गई। कल तक जो लोग उसकी तारीफ करते थे, आज वही लोग उससे घृणा करते हैं। उसने बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन समाज को सच नहीं, एक कहानी चाहिए थी। उसकी दुनिया धीरे धीरे टूटने लगी। हर रिश्ते में दरार आ गई, क्योंकि समाज ने उसे पहले ही सजा दे दी थी। लांछन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो जहर है जो इंसान को जीते जी मार देता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी लांछन। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदय के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी, गरीब, बूढ़ी औरत थी, देखने में बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों ही पर पड़ जाती, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों पर ही जाती थी। शहर में ऐसी महिला कोई न थी जिसके विषय में दो चार लुकी छुपी बातें उसे ना मालूम हो। उसका ठिगना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाल रहते थे। लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती और शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से भी कांपती थी। उसका आतंक था कि ज्यों ही वह कमरे में कदम रखती, ओंठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी, झहकने वाली आवाजें जैसे बुझ जाती थी, मानो उनके मुख पर लोगों के अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के सामने कटघरों में बंद करके न रखना चाहता हो। धनियों को चोरी के भय से निद्रा नहीं आती है, मानियों को उसी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है। वह जंतु जो पहले कीट के समान अल्पाहार कर रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल हो जाता है, यहाँ तक कि हम उसकी याद से ही कांप जाते हैं। और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवियां जुगनू को दुत्कारती, पर यहाँ तो मैके और ससुराल, ननिहाल, दधियाल, फुफियाल और मौसियाल चारों ओर की रक्षा करनी थी। और जिसे किले में इतने द्वार हों, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? वहां तो हमला करने वाले के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है। जुगनू के दिल में हजारों गड़े मुर्दे दफन पड़े हुए हैं, और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहां किसी महिला ने दून की ली या ज्ञान दिखाया, वहां जुगनू की त्योरियां बदली। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती थी, मगर यह बात ना थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हूँ। नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है, और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुर्शेद उसकी हेड मिनिस्टर होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब ना था। मिस खुर्शेद एक दिन आश्रम में आई। ऐसे ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी ना थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया कि मिस खुर्शेद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गई। गाने में चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी, और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मद भरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए केस,
एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा ना बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शेद ने मिसेस टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा, वह बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शेद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई सहसवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेस टंडन ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शेद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। मुझे चालबाज मालूम होती है। यह भी देख रही हूँ कि वह सेविका नहीं, स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थी। इनके वैधव्य को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिनी कहा करती थी। मिस खुर्शेद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उसे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शेद ने गंभीर होकर कहा, तब तो ये भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियां इससे कांपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती हैं? ऐसी चुड़ैल को एक दिन न रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई, निकाल कैसे दूं? जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर मिलेंगे। मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी इसके पंजे में न फंस जाएं। उसके सामने भूल कर भी किसी पुरुष से बात ना कीजिएगा। इसके गोयंदे जाने कहाँ और किस जगह लगे हुए हैं। नौकर से मिलकर भेद यह ले, डाकिये से मिलकर चिट्ठियां ये देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल ये पूछे। इस रांड को खुफिया पुलिस ने जाना चाहिए था, यहाँ न जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शेद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा, मैं इसे ठीक करूंगी। अगर ना निकाल दूं तो कहना। मिसेस टंडन, निकाल देने से ही क्या होगा? उसकी जबान तो बंद होगी नहीं। तब तो वह और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शेद ने निश्चिंत स्वर में कहा, मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी और उसकी बातें भी। देख लीजिएगा आप बहन, टकी की औरत यहाँ बादशाही कर रही है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यह प्रिंसिपल है। जुगनू ने द्वेष भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोरियां देख चुकी हूँ, आंखों का पानी जैसे मर गया हो। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें तो ये कच्चा खा जाएगी। उनसे डरती रहना, कह गई हैं, मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, ऐसा ना हो कि उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह दो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चिताने का काम नहीं है, उन्हें चिता दीजिएगा। यहाँ का आना ना बंद कर दूं तो अपने बाप की नहीं। वह घूमकर दुनिया देख आई हैं, तो मैं यहाँ घर बैठे बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी, मैंने समझा दिया है भाई, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जुगनू, आप चुपचाप देखती जाइए, कैसी तिगनी का नाच नचाती हूँ। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया है? उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाया, कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाहती, किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आजादी बेचूं। जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही न होगा, ऐसी बहुत सी कवानियां देख चुकी हूँ। 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, और कई लौंडियां आ गई और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शेद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शेद हवा खाने गई हुई थी। खान सामा ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू, यहाँ रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो इनके पुराने नौकर होंगे। खान सामा, नागपुर से आई हैं, मेरा घर वही है, 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू, किसी ऊंचे खानदान की होंगी, वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खान सामा, खानदान का तो कुछ ऊंचा नहीं है, हाँ तकदीर की अच्छी है। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 रुपए पाती हैं। यह पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली है, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए। वह गिरजे विरजे नहीं जाती, इससे दोनों में पटती नहीं है। जुगनू, अरे मिजाज की तो तेज मालूम होती हैं। खान सामा, नहीं, यूं तो बहुत नेक हैं, गिरजे नहीं आती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती हैं। जुगनू, नहीं बेटा,
मैं अब नौकरी क्यों करूँगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी। मैंने समझा चलूं नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊं। खानसामा, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है। ऐसों से बहुत चिढ़ती हैं। कोई मंगता आया और उसे डांट बताई। कहती हैं बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है। भला चाहती हो तो चुपके से राह लो। जुगनू, तो यह कहो इनका कोई धर्म कर्म नहीं है, फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी। जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिल गया। नीच खानदान की हैं, माँ से नहीं पटती, धर्म से विमुख हैं। पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम नहीं थी। चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं। खानसामा ने मुस्कुरा कर कहा, इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई, साहब कहाँ से होंगे। जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे अब तक ब्याह ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खानसामा, अपना अपना रिवाज है, इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू के मार्मिक भाव से कहा, ऐसी क्वारियों को मैं बहुत देख चुकी हूँ। हमारी बिरादरी में कोई इस तनो रहे तो थोड़ी थोड़ी होती है। मुदा इनके यहाँ जो जी में आवे सो करो, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुंची। गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुए थी। एक हाथ में छतरी थी और दूसरे हाथ में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताजा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुमक कर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी ना देखा। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा, यह औरत क्या करने आई है। खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा यह नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी इनके साहब क्या करते हैं। जब मैंने बता दिया तो इसे बड़े ताज्जुब हुआ, और होना ही चाहिए। हिंदुओं में तो दुधमुहे बालकों तक का विवाह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की, और क्या कहती थी। और तो कोई बात नहीं थी हुजूर। अच्छा, मेरे पास भेज दो। जुगनू ने ज्यों ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं जरा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है ना। जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, कुशल है मिस साहिब। मैंने कहा आपको आशीर्वाद दे आऊं। मैं आपकी चेरी हूँ। जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा ना लगता होगा। मिस, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है। वह सभी मेरी सहेलियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिस साहिब, पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए। सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए हुए जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो जामे में फूली न समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। जुगनू से, माँ जी अब जाएं, फिर कभी आना। यह हमारे परम मित्र विलियम किंग हैं। हम और यह बहुत दिनों तक साथ साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। खानसामा खड़ा था। पूछा, यह लौंडा कौन है। खानसामा ने सिर हिलाया। मैंने इसे आज ही देखा है। शायद अब कवारापन से जी उबा। अच्छा तरहदार जवान है। जुगनू, दोनों इस तरह टूट कर गले मिले कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई। ऐसा चूमा चाटी तो जोरू खसम भी नहीं करते। दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझका था, पर तुम्हारी मिस साहब तो ऐसे मतवाली हो गई थी कि क्या कहूँ। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढंग मामला नजर आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुंची। इधर मिस खुर्शीद और युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने कहाका मारकर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला। बुढ़िया सचमुच चौंधी आ गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भाप न जाए। मिस खुर्शीद, मुझे विश्वास था वह आज जरूर आएगी। मैंने दूर से ही उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कन्फुसिया सुनती। देख लेना,
सभी उसकी बातों में विश्वास करेंगी। लीला, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पांव रख रही हो। मिस खुर्शीद, मुझे अभिनय में मजा आता है, दिल लगी रहेगी। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है, जरा उसे सबक देना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त ठाठ से फिर आना। बुढ़िया कल फिर आएगी, उसके पेट में पानी ना हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगी, बस तुम छैली बनी हुई यहाँ पहुंच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की भी फुर्सत ना मिली। उसने सारा वृत्तांत मिसेस टंडन से कहा। मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को भी खबर सुनाई। जुगनी उसकी तस्कीर करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथन सुनना चाहती। हर एक सिहरसल में कुछ न कुछ रंग चढ़ जाता था, यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में ये खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, यह युवक है कौन? मिसेस टंडन, सुना तो उनके साथ पढ़ा हुआ है, दोनों में पहले से ही बहुत बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी, इतनी उम्र हो गई है, वह कंवारी कैसे बैठी हैं? अब कलई खुली। जुगनू, और कुछ हो या ना हो, जवान तो बांका है। टंडन, यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी, धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं। टंडन, कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, आज रात को ही जाऊंगी, लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी है। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेतरह पीछे पड़ गई है। मिस खुर्शीद, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके पेट में पानी ना पचेगा, तुम जाकर रूप भराओ, तब तक मैं बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंट-संट बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना, बस यूं बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास ही था। वह चली गई तो मिस खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसको देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है, मुझे आने में देर हो गई, मैं इस वक्त आपको कष्ट ना देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेंगी। हजारों रुपए महीने की आमदनी है मिस, मगर एक एक कौड़ी के दांत से पकड़ती हैं, इनके द्वार पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती। मिस खुर्शीद ने पुर्जा देखकर कहा, इस वक्त तो ये किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना, तुमसे कुछ बातें भी करनी है, बैठो मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई। वहां से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए हुए निकली। जुगनू ने उसे आंखें फाड़ कर देखा। ओहो, यह श्रृंगार, शायद इस समय वह लौंडा आने वाला होगा, तभी यह तैयारियां हैं। नहीं, सोने के समय कुंवारियों को बनाव श्रृंगार की क्या जरूरत। जुगनू की नीति में स्त्रियों के श्रृंगार का केवल एक ही उद्देश्य था, पति को लुभाना, इसलिए सुहागिनियों के सिवा श्रृंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी खुर्शीद कुर्सी पर बैठने भी नहीं पाई थी कि जूतों का चरमर सुनाई दिया। वह एक क्षण में विलियम किंग के कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ों में शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शीद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोलों पर चुंबन लेने लगा। मिस खुर्शीद ने अपने को उसके कर पास से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, चलो हटो, शराब पीकर आए हो। किंग ने उसे और चिमटा कर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपट कर सोएंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने रोज का साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? मैं तो यही हूँ। किंग, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ, आज मैं खुले आम आऊंगा। खुर्शीद, तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा है? किंग ने हकबका कर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला, यह बुढ़िया यहाँ कब आई? तो यहाँ क्यों आई बुढ़ी? शैतान की बच्ची, यहाँ भेद लेने आती है, हमको बदनाम करना चाहती है, मैं तेरा गला घोंट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है?
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकलकर और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे से कहे उठ उठकर छत को हिलाने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिस टंडन सो गई थी। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुला और दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातःकाल वह आश्रम में जा कूदी। कोई आधे घंटे में मिसेस टंडन भी आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने विरक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़े ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंक कर आप दूर हट गई। भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं तो कल जान ही चली गई होती। मिसेस टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ? हुआ क्या? कुछ तो कहो। मुझे तो तुमने जगह क्यों नहीं लिया? तुम तो जानती हो कि मेरी आदत सवेरे सो जाने की है। महाराज ने घर में घुसने ही नहीं दिया, जगह कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना ही चाहिए था कि वो वहाँ गई है तो आती होगी। घड़ी भर बाद ही सोती हूँ तो क्या बिगड़ जाता, पर आपको किसी की परवाह क्या? तो क्या हुआ? मिस खुर्शीद मारने दौड़ी? नहीं, वो मारने नहीं दौड़ी, उनका वह कसम है, वह मारने दौड़ा। लाल आंखें निकाल आया है, मुझसे कहा निकल जा। जब तक मैं निकलूं तब तक हंटर खींचकर दौड़ ही पड़ा। मैं सिर पर पांव रखकर ना भागती तो चमड़ा उधेड़ डालता, और वह रांड बैठी तमाशा देखती रही। दोनों में पहले से ही सदी वदी थी। ऐसी कुलटाओं का मुंह देखना भी पाप है। बेसवा भी इतनी लज्जित नहीं होती। जरा देर में और देवियां आप पहुंची। यह वृत्तांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थी। जुगनू की कैची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृत्तांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी। घर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सुध भी ना रही, और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति ना होती थी। बार बार वही चीजें सुनती और आनंद लेती। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना नहीं चाहिए। आप लोग इस प्रश्न पर विचार कीजिए। मिसेस पांड्या ने समर्थन किया। हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य भी नहीं है। मिसेस बांगड़ा ने फरमाया, जुगनू बाई ने ठीक कहा था, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। उससे साफ कह देना चाहिए, आप यहाँ तशरीफ ना लाएं। अभी यह खिचड़ी पक ही रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठा उठा कर देखा। गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, ये वही लौंडा है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने देखने लगा और विकल हो गया। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली। महिलाएं भाग भाग कर अपनी अपनी जगह पर आ बैठी। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत ना किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की ओर निसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात को आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहुतेरी दीदी दिलेर स्त्रियां देखी थी, पर इस ढिठाई ने उसे चकित कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए, साख को ललकार रहा हो ऐसा लगा। जुगनू ने ऐंठ कर कहा, जी ना भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। खुर्शीद, वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा करने आए हैं। रात वह नशे में थे। जुगनू ने मिसेस टंडन की ओर देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थी। खुर्शीद ने व्यंग समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी। शराब से भी बड़ी नशे की चीज है कोई, वह उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक लिया है? देवियां भी उसकी सूरत देखना चाहती हैं। मिस खुर्शीद ने शरारत की, सूरत तो उनकी 1,00,000-2,00,000 की एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया, मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोग के सामने आना जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं? मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़ी ही पेश है जो हम फैसला करेंगे। मिस खुर्शीद, वाह, मेरी इज्जत में बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं है। मिस्टर किंग आएंगे और आपको उनका बयान सुनना होगा। मिसेस टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थी। किसी ने विरोध नहीं किया।
खुर्शीद के द्वार पर आकर ऊंची आवाज में कहा, तुम जरा यहाँ आओ, चले आओ। हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने हुए मुस्कुराती निकल आई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियां विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने चौंक कर कहा, उन्हें कहाँ छुपा दिया आपने? खुर्शीद छू मंतर से उड़ गए, जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल कर मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू, मैं यह तिरिय चरित्र क्या जानूं? लीलावती को गौर से देखकर, और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो। यही तो हैं वह रात वाले साहब। खुर्शीद, खूब पहचानती हो? जुगनू, हाँ हाँ, क्या अंधी हूँ? मिसेस टंडन डांटते हुए बोली, क्या पागलों जैसी बातें करती हो जुगनू, यह तो डॉक्टर लीलावती हैं। जुगनू उंगली चमकाकर, चलिए चलिए, लीलावती हैं, साड़ी पहनकर औरत बनते हैं, लाज भी नहीं आती। तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा। मैं कब इनकार कर रही हूँ? इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ, इसमें क्या ही बात है। देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कहाकहे पड़ने लगे। कोई तालियां बजाती थी, कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थी, कोई मिस खुर्शीद की पीठ पर थपकियां देती थी। कई मिनटों तक हुक मचा रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया, जबान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने कभी नहीं खाया था, इतनी जलील कभी नहीं हुई थी। मिसेज मेहरा ने डांट बताई, अब बोलो दाई, लगी मुंह में कालिक की नहीं? मिसेस बांगड़ा, इसी तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती, आप लोग भी तो यह कहती हैं, उस पर विश्वास कर लेती हैं। इस हरबोंग में जुगनू को किसी ने जाते ना देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर वो चुपके से सरक जाने में ही कुशल मालूम होती थी। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियां भागी। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी। मिसेस टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहाँ है? तलाश होने लगी। जुगनू गायब। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है। धन्यवाद।